सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर? भाई में आ रही है। आ रही ना? चलो यस। तो तुम लोगों ने 8 चैप्टर में ये चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है? वेलोसिटी आपने नया पढ़ा, एक्सेलरेशन आपने नया पढ़ा, डीएक्सेलरेशन नया पढ़ा और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने नहीं पढ़ी, ठीक है? तो क्या एक ही बच्चे ने पढ़ी इस क्लास में बैठे हुए? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है या डेरिवेशन भी आ सकता है कि डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसको आता है किसको नहीं आता है? डिराइव करना आता है नहीं आता? बताओ कुछ आता है? बाकी नहीं थे क्लास में? ऑनलाइन में हो गए? ऑनलाइन में थे सबके सब? इसीलिए नहीं आता। क्या कर रहे थे ऑनलाइन में? भी तो ऐसे ही पढ़ाया गया था जैसे अभी पढ़ा रहे। क्या दिक्कत है? उतने से कैमरा बंद करके फिर गर्दन उड़ के सो गए ऐसा? ये आना जरूरी है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करनी जरूरी है, डिराइव कैसे किया वो करना जरूरी है और इसके बेसिस पे जितने भी बुक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन ओमेगा दे रखे हैं वो तो करने ही है। उसके अलावा कोई काम नहीं है अपने पास। और इस चैप्टर में उसके अलावा कुछ है भी नहीं। ये जितनी भी टर्म्स पढ़ी है वो सब इसके अंदर है। ये एक्सेलरेशन और ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें आनी जरूरी है। अब ये नहीं आगे तो आएगी तो आगे वाला चैप्टर कैसे आएगा? ठीक है, पर चलो मेनली इस चैप्टर के अंदर ये सब चीजें मींस ये मान लो तुम्हारा जो 10th चैप्टर है 10th चैप्टर तक यही सब चीजें 8 9 10 सब में यही है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डीएक्सेलरेशन, ग्रेविटी, यही सब चीजें तुम अभी से तुम्हें भूल जाओगे, तुमने अभी से पढ़ा नहीं है तो बात तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली। यही 3 इक्वेशन तुम वापस से पढ़ोगे ग्रेविटेशन के अंदर, वहां पे यूज करना है इनका। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में भी यूज करना है इसको, सेकंड चैप्टर में भी यूज है इसका। जब अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो नहीं आती है तो ये आ जानी चाहिए आप लोगों, ठीक है? नेक्स्ट देखो चलो तो इस चैप्टर में आ जाते हैं अपन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों ने फोर्स का क्या मीनिंग पढ़ा है अभी तक? पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है फोर्स का? फोर्स का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, मतलब ये सिंपल सा अगर वर्ड में डिफाइन करोगे तो फोर्स की डेफिनेशन यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो, पुल करते हो। पुश करना मींस धक्का देना, पुल करना मींस खींचना, ठीक है? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश एंड पुल करते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन करता है। मींस इनडायरेक्टली मोशन किससे कनेक्टेड है? फोर्स से कनेक्टेड है। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर फोर्स और मोशन, लॉस ऑफ मोशन दोनों साथ। अभी जब अपन लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर अपन फोर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं या फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं अच्छे से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ोगे तब तुम फोर्स की वैल्यू निकालोगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कैसे निकाला जाता है, फोर्स की वैल्यू, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट में एक्ट कर रहा है। और थर्ड में पढ़ोगे कि एक्टिंग ऑफ फोर्स, की फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो उसमें 2 टाइप के एक्शन फोर्स पढ़ेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। तो सारे फोर्स के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर अपन फोर्स के बारे में ही पढ़ते, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ फोर्स के बारे में। तो अभी तक अपन ने फोर्स के बारे में अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने पढ़ा पुश एंड पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स। अब इस चैप्टर में अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करें तो अभी तक तुमने ये पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, पुल करते हो तो वो फोर्स कहलाता है। मींस उस तरीके से उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स एक्ट होने के बाद क्या होता है वो अपन कि तुमने ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा दिया, ठीक है, पुल कर दिया, पुश कर दिया, लेकिन हुआ क्या उसमें? ठीक है, तो फोर्स जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन थोड़ा सा फोर्स को यहाँ पर कि फोर्स जो होता है कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट होता है
तो उसकी 5 कंडीशंस के अंदर चेंज आता, 5 स्टेट्स के अंदर चेंज आता, ठीक है। वो 5 स्टेट्स अपन को पढ़नी, क्या क्या स्टेट्स होती है वो देखो इधर, ठीक है। डायग्राम बाय डायग्राम मैं समझा रहा तुमको। अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, ठीक है, जैसे अपना डेली डे लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप घर से निकले, आपको मार्केट जाना, शॉप पे जाना, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बाइसाइकिल लेते हो और उसके पेडल पर फोर्स लगाना अप्लाई करते हो, तो क्या करते हो आप आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहली बात 5 स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट वो नहीं जो अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, स्टेट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंडीशन, कि किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ठीक है। तो जब आप घर से निकले तब आप साइकिल को देखा, तब आपने साइकिल किस स्टेट में थी, साइकिल रेस्ट स्टेट में थी, रेस्ट पोजीशन में थी, ठीक है। तो उस समय ऑब्जेक्ट इसमें पड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, भाई जिस डायरेक्शन में पेडल आप स्लाइड कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। वो ऑब्जेक्ट अपने क्या कर दिया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले ए पॉइंट पे था, अब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो स्टेट चेंज होता है, सबसे पहला यही स्टेट चेंज होता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में पड़ा है, उसको मोशन में लाना है, तो क्या करोगे आप लोग, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से जब आप बाइसाइकिल चला रहे हो और आप शॉपकीपर की शॉप पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है, तब क्या करोगे आप, ब्रेक लगा के साइकिल को रोकोगे ना, तो ब्रेक ने क्या काम किया, यहाँ पर क्या काम किया, फोर्स लगाने का काम किया, कहां पर, साइकिल के व्हील्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या कंडीशन आई, किस तरीके की कंडीशन बनी, अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑलरेडी मोशन कर रहा है, ठीक है। आप साइकिल ऑलरेडी चला रहे हो, आपकी शॉप आने वाली है, ये पोजीशन पे आप साइकिल मूव कर रहे हो, मोशन कर रहा है, और ये आपका बी पोजीशन पे आपका शॉप है, यहाँ पे आपको आगे साइकिल रोकनी है। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन, ठीक है। क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, किसके थ्रू फोर्स लगाओगे, ब्रेक्स के थ्रू। तो एक बात बताओ, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मींस फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपके मोशन में था, क्या आकर किसमें आ जाएगा, एक्सेलरेशन पे, शॉप के साथ। समझ में आएगी बात। तो ये भी मोशन, पहले तो रेस्ट स्टेट था, मोशन स्टेट में आ गया, अब अपन क्या थे, अब अपन सेकंड किसमें है, मोशन स्टेट में थे, अब किस स्टेट में आ गए, रेस्ट स्टेट। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स लगाने की वजह से हो रहा है। नहीं फोर्स लगाओगे तो क्या ऐसा कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन है, क्या उसकी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में अपन पढ़ लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या पढ़ लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, कि भाई जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अभी तुमने बोला कि मम्मी ने बोला कि जा फटाफट चल के, ठीक है, मम्मी ने बोला कि जा फटाफट से वो शॉप से सामान लेकर आओ, तो तुम क्या करोगे, साइकिल निकालोगे, साइकिल निकालोगे, पहले एक पेडल अप्लाई करोगे, एक बार फोर्स लगाओगे, और फिर धीरे धीरे पेडल के ऊपर फोर्स बढ़ाते रहोगे। तो जितना ज्यादा फोर्स तुम पेडल पे बढ़ाओगे, जितना ज्यादा जोर से फोर्स लगा के घुमाओगे पेडल को, साइकिल उतनी ज्यादा तेज स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पर जो स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो भी किसकी वजह से हो रही है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज करना हो या वेलोसिटी चेंज, आप स्पीड नहीं बोलेंगे, हम वेलोसिटी बोलेंगे अपन हमेशा, ठीक है। स्पीड अपन को, वेलोसिटी अगर अपन को चेंज करना है, हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। कार में भी कुछ इसी तरीके से होता है, जैसे जैसे अपन एक्सीलरेट करते हैं, तो एक्सीलरेशन करने से क्या होता है कि मशीन का वर्क बढ़ता रहता है,
और मशीन का जैसे जैसे बल बढ़ता रहता है वो व्हील के ऊपर उतना ज्यादा तेजी से फोर्स लगा के उसको व्हील को तेजी से घुमाता है। ठीक है, तो ये काम आप भी कर रहे हो जब आप बाइसाइकिल चला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी भी किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। फिर आता है थर्ड कंडीशन, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन क्या हुआ? ये इसमें कैसे फोर्स काम कर रहा है? अगर तुम्हारा शॉपकीपर जो है उसका दूर है तो ऐसा तो है नहीं उसके पास स्ट्रेट साइकिल एक जैसा हैंडल लेके एक ही डायरेक्शन में करोगे और तुम उस तक पहुंच जाओगे, ऐसा होता है क्या? अपन को शॉप पे जाना होता है तो अपन क्या पेडल जैसे साइकिल जिस डायरेक्शन में निकाली उसी डायरेक्शन में सीधा का सीधा स्ट्रेट लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। जहां पर भी गली का एंड आ गया, स्ट्रीट का एंड आ गया, वहां पे अपन को मोड़नी पड़ती है साइकिल। अगर नहीं मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? रुक जाओगे आगे जाके। ठीक है, तो आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो भी आपको क्या करना पड़ता है? हैंडल जो होता है हैंडल पे आपको फोर्स लगा के जिस डायरेक्शन में आपको लेफ्ट राइट जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना होता है वो डायरेक्शन में मुड़ते हो। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल ले लो कि किसी फुटबॉलर ने मेरी तरफ बॉल मारा। ठीक है, तो बॉल मारा तो मुझे पता है कि वो बॉल लग जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको अगर ऐसे हाथ से या पैर से उसको मैं वापस मार दूं तो मैंने क्या कर दिया? उस बॉल ये डायरेक्शन में आके मेरे को लगने वाली थी, मैंने फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन वापस चेंज कर दी, तो मेरे को लगने से बच गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है वहां पर भी फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? चेंज इन डायरेक्शन इज ड्यू टू अकर ड्यू टू फोर्स। लास्ट एक और कंडीशन है, एक और स्टेट, शेप एंड साइज। चेंज इन शेप एंड साइज, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग या बैलून। बैलून, ठीक है, जैसे एक बैलून जो हो गया, हाँ वो उसमें इलास्टिक में आ जाता है। ठीक है भाई, बैलून जो हो गया राउंड है। ठीक है, मैंने जब एयर ब्लू करके फुलाया मैंने तो किस शेप का है? वो राउंड शेप का है। पर जैसे ही मैं उसको दोनों तरफ से प्रेस करूंगा तो क्या होगा? वो फट जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? मींस फ्लैट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो फट भी जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा? वो फ्लैट हो जाएगा। पहले राउंड था, अब कैसा हो गया? बॉल शेप का हो गया। तो ये शेप किसकी वजह से चेंज हुआ? मेरे फोर्स लगाने की वजह से हुआ। इस तरीके से एक स्प्रिंग होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, स्ट्रेच करूंगा तो क्या हो गया? उसने अपना शेप चेंज कर दिया। वापस छोड़ दूंगा तो वो फोर्स चला जाएगा और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करना है तो भी अपन को क्या अप्लाई करना होता है? फोर्स अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो लिख लो ये फटाफट से। सर बोर्ड के पास ले जाओ ना, बहुत धुंधला दिख रहा है। बहुत ब्लर दिख रहा है। अभी सही है? यस सर। ठीक, सर हाँ सर आप चेंज इन डायरेक्शन वापस से करवा सकते हो? हाँ बता दूंगा मैं। सर स्लाइड प्लीज। एक मिनट। Force can change the state of an object in following ways. First, rest to motion. everyone बना उसको rest to motion लिख दो। rest to motion, motion to rest. क्या सब लोग नींद में लग रहे हो? टाइम कैसा है? उठ जाओ उठ जाओ, कुछ नया सीखने मिल रहा है सबको।
कुछ नया पढ़ने मिल रहा तो पढ़ो, डाउट आए तो एट ए टाइम पूछो, नहीं डाउट पूछोगे तो फिर वही है कि सर इक्वेशन और क्वेश्चन सॉल्व करना आती नहीं। सर चेंज इन डायरेक्शन करवाना वापस से। मैं बता रहा हूँ, लिख लिया सब लोगों ने ये? यस सर, लिख लिया। हाँ लिखना है ना, 5 कंडीशन चाहिए। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग केस। तो फर्स्ट वन इज रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज शेप एंड साइज। ये लिखना है ऑफ कोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तब भी सेम यही पॉइंट की बात करेंगे अपन 500, ठीक है? उसमें बस अपन इनर्शिया की बात करेंगे, इनर्शिया के साथ में इसको पढ़ेंगे। हो गया? चेंज यस सर। रेस्ट टू मोशन, इतना दूर पे अच्छा चलो एक रास्ता बनाते हैं अपन और डायरेक्शन समझते हैं, ठीक है? जैसे जब चेंज इन डायरेक्शन समझना है आपके ध्यान से, ये आपका घर है, ठीक है? मान लो कि आपके घर से ये आपकी शॉप, ठीक है? आपकी मतलब जहां पे जिस शॉप पे आपको जाना है, ठीक है? क्या हुआ? देखो जब आप यहाँ से चले साइकिल पे, ठीक है? तो अभी तो मैं देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो कैसा जाऊंगा? स्ट्रेट पाथ में जाऊंगा, तो मुझे कहीं पर भी मुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पे आ गया, कॉर्नर पे आ गया, सामने पता चला बिल्डिंग है, कॉल है, कुछ भी हो सकता है, अपना रास्ता तो इधर जा रहा है, इधर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन चेंज होने एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अब डायरेक्शन नीचे हो गई, डाउन, ठीक है? बोर्ड के अकॉर्डिंग इधर अभी पहले राइट में जा रहे हैं, फिर डाउन आ गए, तो ये राइट टू डाउन जब डायरेक्शन चेंज हुई तो यहाँ पर तुमने क्या किया होगा? साइकिल के हैंडल पे फोर्स लगा के मोड़ा होगा ना उसको। अगर साइकिल के हैंडल को फोर्स लगा के मोड़ोगे नहीं तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो क्या? क्या करोगे? सीधा टकरा जाओगे अगर नहीं लगाओगे फोर्स। तो दैट्स व्हाई अपन को जब भी डायरेक्शन चेंज करनी होती है आपको या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा क्या करना होता है? उसको अपनी बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ता है। बिना बॉडी को फोर्स लगाए आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई फोर्थ पॉइंट लिखा था मैंने, चेंज इन डायरेक्शन। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हर पॉइंट पे मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ से आऊंगा तो फिर राइट में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरीके से मुड़ना पड़ेगा, फिर अगेन अप, फिर राइट, फिर अगेन अप, फिर राइट, फिर जाके सब अपने लोग अपने पर्टिकुलर फाइनल पॉइंट पे पहुंचूंगा मैं, ठीक है? तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, और अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उसको क्या करना होता है? अपनी बॉडी पर फोर्स लगाना होता है, तब जाके आप क्या कर सकता है? वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तुमको क्या लगता है ये बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? किसी तरीके का टाइप है? नहीं, वो तो मोशन था बेटा। अपन बोल रहे हैं दैट इज योर कि तुम्हारा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस क्या तरीका होता है उसका? देखो एक बात, एक चलो एक डायग्राम बनाता हूँ, वो डायग्राम से समझते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है। एक्चुअली बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स टाइप नहीं है, पहले बता देता हूँ। ये फोर्सेस के टाइप नहीं है, ये फोर्स अप्लाई होने के टाइप है। कि किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर तुमको ऐसा पूछा हुआ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो बैलेंस ऐसा मत लिखिएगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स,
ये वो नहीं है, टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, ये है कि फोर्स अप्लाई कैसे हो रहा है ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गई बात? तो देखो एक डायग्राम से समझते हैं अपन। ये टेबल है अपना, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं टॉय कार है, क्या है अपने पास में, टेबल के ऊपर टॉय कार रखी हुई है, ठीक है। इस टॉय कार को मैंने क्या किया, एक एंड पर मैंने इसका 10 किलोग्राम लोड बांध दिया, मैंने क्या किया 10 किलोग्राम लोड टाइप कर दिया, और यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में भी मैंने 10 किलोग्राम लोड टाइप कर दिया, ठीक है। ये फिर अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी पढ़ेंगे कि भाई इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे डेली डे लाइफ में इसको किस तरीके से काम में लेते हैं। अभी मुझे बताओ कि ये टॉय कार जो है, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करेगी? मूव नहीं करेगी। नहीं करेगी, सर मूवी नहीं करेगी। ये रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट में रहेगी या मोशन में आएगी? रेस्ट में ही रहेगी। रेस्ट में रहेगी। एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये बड़ा सा आयरन बॉल है, ग्राउंड में मैंने ग्राउंड के बीचों बीच मैंने क्या बड़ा सा आयरन बॉल रखा हुआ है। मैंने इसकी चारों डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, फोर्सेस को बांध दिया। जिसको फोर्सेस जिनका वेट मास इक्वल बोल सकते हो कि हाँ भाई सब चारों के चारे इक्वल है, मतलब इक्वल इन द सेंस कि सबका वेट और मास सबका इक्वल है, ठीक है, सब चारों इक्वली मस्कुलर फोर्सेस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर इन सबको मारा, तो ये क्या कर रहे हैं, भागने की कोशिश करेंगे, किस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और सब भागते हुए ऑलमोस्ट 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये भी 100 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके, नो डाउट जूनियर क्लासेस में, फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। फोर्स को अपन न्यूटन में मेजर करते हैं। इस क्लास में वापस से अपन न्यूटन पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इस केस में जब चारों फोर्सेस इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी फोर्स, अभी बॉल किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, तो क्या मोशन में आएगी बॉल? नो सर, नहीं आएगी। तो इस तरीके की कंडीशन या इस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, तो इस फोर्स अप्लाई होने की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो इक्वल और अपोजिट है, इक्वल तो है लेकिन कैसा है, अपोजिट। अगर ये लेफ्ट साइड में तो ये राइट साइड में, ये अप डायरेक्शन में तो ये डाउन, ये लेफ्ट में तो ये राइट। तो इसके ऊपर तो चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, सब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन में जब फोर्स अप्लाई होता है तो इसको अपन बोलते हैं बैलेंस फोर्स कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स कंडीशन। समझ में आ गई बात? तो फिर ये ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है, किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को अपन मूव करा सकते हैं? भाई अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, मेरे को, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में ना रहे, किसमें आ जाए, मोशन में आ जाए। मुझे मोशन में लाना है, तो मोशन में हमें पुश करना होगा। मैं काम करता हूं, साइड हम 10 केजी ले सकते हैं, दूसरी 20 केजी ले सकते हैं। मैंने 20 केजी ले लिया एक तरफ, तो अब ये बॉल किधर, ये कार टॉय कार किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरीके से ये जो मैंने थोड़े फोर्सेस लिए थे, तीनों इक्वल मस्कुलर फोर्सेस लिए थे, मैंने यहाँ पे दुबले पतले कमजोर फोर्सेस बिठा दिए, ठीक है। जो मान लेता हूँ कि चलो ये जो है सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है, ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है, और ये 60 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये बॉल किधर मूव करेगा, 100 न्यूटन की तरफ, अपवर्ड। ये बॉल जो मोशन करेगा वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से कभी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो इसको बोलते हैं अपन अनबैलेंस्ड फोर्स कंडीशन।
समझ में आ गई बात? यस तो सर। डेली डे लाइफ में आप मेनली किस कंडीशंस के एग्जांपल देखते हो? बताओ। मैं बोल रहा हूँ किस कंडीशन में, एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो, मोशन से रेस्ट में ला रहे हो, बाइसाइकिल चला रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो उस तरह की कंडीशन, इन सारी कंडीशंस के अंदर किस टाइप का फोर्स वर्क कर रहा होता है? बैलेंस या अनबैलेंस? अनबैलेंस ही काम कर रहा होता है। अनबैलेंस। ठीक है, यस अगर सर। देखो इधर, सर एक बार वो बैलेंस और अनबैलेंस का आपने बोला ना कि वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं है, वो वाला एक बार स्टेटमेंट फिर से बोलो ना। स्टेटमेंट नहीं, मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। देखो जब आप, चलो मेरे वापस अपने वही स्टार्टिंग वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं कि आपको जाना है शॉप पर आपके घर से, तो जब आपको साइकिल, जब आप बाइसाइकिल को पेडल मारना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो एक बात बताओ, जब पेडल पे फोर्स, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए तभी पेडल से साइकिल मूव कर सकेगी, उतना अमाउंट में मैं मान लेता हूं कि आपको उसको फोर्स देना है अभी 10 न्यूटन का फोर्स तो मस्ट है कि भाई मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको, एक नॉर्मल स्पीड पे, बहुत कम स्लो स्पीड पे भी चलने के लिए आपको 10 न्यूटन के फोर्स लगाना ही पड़ेगा पेडल के ऊपर, तभी जाके बाइसाइकिल क्या करेगा, मूव करेगा। अगर उससे कम मैं 8 न्यूटन का फोर्स ही लगाता हूं तो क्या बाइसाइकिल मूव करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 न्यूटन से ज्यादा, वहीं अगर मैं 11 न्यूटन का भी फोर्स लगा दूंगा तो मतलब बाइसाइकिल मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये किस तरीके की कंडीशन है, अनबैलेंस या बैलेंस? अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस। बाइसाइकिल को 10 न्यूटन का फोर्स तो मस्ट रिक्वायर्ड मूव करने के लिए, और उससे मुझे ज्यादा ही देना पड़ेगा, मुझे जाना है तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट मूव करना पड़ेगा। तो और फिर वापस से जब इस बाइसाइकिल को, अब वापस आप घर पे आ गए, रोकने के लिए आपको मिनिमम 20 न्यूटन का फोर्स तो चाहिए। कितना चाहिए? 20 न्यूटन का फोर्स तो चाहिए, और अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको ओनली 50 न्यूटन। तो चलो स्पीड तो लो हो जाएगी, क्या बाइसाइकिल रुकेगी? नहीं रुकेगी। थोड़ा कम स्पीड, चलो वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्या करेगा, बाइसाइकिल तो करता रहेगा। तो मुझे ऑलमोस्ट कितना है, या तो 20 न्यूटन या 20 न्यूटन से ज्यादा, 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या करेगा, वो रुक जाएगा। तो इस केस में कैसी कंडीशन बन गई, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन। तो आप जो डेली लाइफ में वर्क करते हो, कोई भी चीज को फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो ऑलमोस्ट आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्रिएट कर, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में आ पाएगा, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और बाकी की तीन जो स्टेटमेंट है, स्टेट्स है, वो भी इसी तरीके से चेंज होती है। अगर मुझे डायरेक्शन मूव करना है, ठीक है, डायरेक्शन मूव करना है, तो डायरेक्शन मूव करने के लिए मुझे मिनिमम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। 10 न्यूटन से कम का फोर्स अप्लाई करूंगा तो हैंडल मुड़ेगा ही नहीं, 10 न्यूटन से ज्यादा का मुड़ूंगा तो लगाऊंगा फोर्स तो मुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से कुछ काम कराना है या फोर्स लगा के उसको मूव करना है, रेस्ट पे लाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है, शेप चेंज करना है, तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो हाँ, बैलेंस फोर्स करेंगे तो बैलेंस फोर्स करेंगे तो काम होगा ही नहीं, ठीक है, मूव ही नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट आपका एक फ्लोर पे, फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर क्या हुआ है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को, देखो किसी भी सरफेस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सरफेस क्या करती है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को, आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट को, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट उधर तक थोड़ा सा खिसक जाए, इस पोजीशन पे है, बी पोजीशन तक ले जाना है आपको, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है
फ्रिक्शन जो फ्लोर है, सरफेस जो है उसके ऊपर अभी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। आपको मूव किधर कराना है, इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स अभी फ्रिक्शन क्या करेगा कि 50 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप 50 न्यूटन से कम का फोर्स लगाओगे, 50 न्यूटन के बराबर का फोर्स लगाओगे, या 50 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे? सर ज्यादा का 50 न्यूटन से ज्यादा। थर्ड कंडीशन में ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मूव ही नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो मूव यहाँ पे भी मूव नहीं करेगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मूव नहीं करेगा। तो ये तो कैसी कंडीशन थी, बैलेंस फोर्स कंडीशन थी। ना ही बैलेंस फोर्स कंडीशन में मूव किया, उससे कम में तो वैसे ही मूव नहीं करने वाला है। तो अपन को कैसी कौन सी कंडीशन लानी पड़ी, अनबैलेंस पड़ी, तब जाके ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर। अब समझ में आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, अब आ जाते हैं अपन लॉ ऑफ मोशंस के ऊपर। लॉ ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले देखो, एक मिनट, यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना कि कभी कभार कोई टीचर पेपर में ऐसा भी दे देता है, या तो बोलेगा कि डायरेक्टली हो सकता है बोलते कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या कभी कभार वो क्या बोल देते हैं स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दोनों एक ही लॉ की बात हो रही है, समझ में आ गई बात? इनर्शिया का मतलब अभी समझते हैं। इनर्शिया का सिंपल सा मीनिंग होता है टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट, नॉट ओनली मोशन, इन द होल स्टेट, ठीक है। इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने से अपने आप को रोकेगा, ठीक है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, रुकावट, समझ में आ गई बात? तो इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज, स्टेट जो मैंने 5 स्टेट यहाँ पे पढ़ी है अभी, ठीक है, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन, स्पीड एंड शेप एंड साइज, ये सब चीजें ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट ये काम करता है। हर ऑब्जेक्ट क्या काम करता है कि अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्टेट है, उसको चेंज करने से अपने आप को रोकता है। तो वो रोकना कब तक होता है, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हो। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो 110% क्या करेगा, वो स्टेट चेंज हो जाएगी। पर जब तक फोर्स नहीं लगाया, जब तक तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो क्या ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट थी उसको चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्या कर रहा है वो, रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। क्या रजिस्ट कर रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में लेना चाहता हूं, मैं मोशन कर रहा हूं तो मोशन में लेना चाहता हूं, मैं एक पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं तो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना चाहता हूं। मेरी अगर वेलोसिटी 10 माइल्स पर आवर है या फिर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर से चलूं। समझ में आ गई बात? तो मैं हर चीज को क्या कर रहा हूं, अपोज कर रहा हूं। तो इसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं अपन, इसी रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और ये इनर्शिया कब तक लगता है, कब तक काम करता है, बताओ कब तक काम करता है? जब तक अपन उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो इनर्शिया खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनर्शिया खत्म हो जाएगा। भाई पहले मैं रेस्ट में रहना चाह रहा था तो मैं इनर्शिया शो कर रहा हूं अभी, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर फोर्स आएगा तो मैं हिल जाऊंगा, मोशन कर जाऊंगा, तो मेरा इनर्शिया वहां पर खत्म हो जाएगा। हो गया, ठीक है सर? हाँ बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ ना। समझ में क्या, देखो इसका मीनिंग समझ में आया, मैं क्या समझा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो बात बताई वो समझ में आई। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, कब से कौन कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूँ आपका? बैलेंस।
रेस्ट स्टेट हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कोई एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर शेप में है, ठीक है। तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट जो होता है, देखो जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मार्कर मैं इस टेबल पे रख देता हूँ, ठीक है, जब तक ये टेबल पे रखा हुआ है, मतलब किसी ने आके इसको मींस उठा नहीं लिया, फोर्स लगा के हिला नहीं दिया, तब तक ये क्या करेगा, तब तक रेस्ट में रहने वाला है। तो जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया आप लोगों ने, जब तक ये टेबल पे पड़ा हुआ है, तब तक ये क्या शो कर रहा है, इनर्शिया शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इनर्शिया, रुकावट शो कर रहा है। किस तरीके की रुकावट शो कर रहा है, कि मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में रहूंगा। कब तक रेस्ट में रहूंगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो इसी चीज को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, इनर्शिया बोलते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट को इनर्शिया शो करते हैं। किस तरीके का इनर्शिया, जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तब तक मैं अपनी बॉडी से अपने मसल्स पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, इनर्शिया शो करूंगा कि नहीं मुझे इसी पोजीशन में रहना है। पर मुझे मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे मसल से मेरे लेग्स पर फोर्स लगाना पड़ेगा, सब जाके मैं मूव करूंगा, ठीक है। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तब तक ऑब्जेक्ट क्या शो करता है, अपनी स्टेट का इनर्शिया शो करता है। क्या शो करता है, इनर्शिया शो करता है। ये जब मैं रीजनिंग क्वेश्चन बताऊंगा तब तुमको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इनर्शिया समझा रहा था, ठीक है। इस इनर्शिया का तुमको रियल एक्चुअल में कंप्लीट तरीके से कब समझ में आएगा, जब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, दो या तीन चीजें। सबसे पहले ये तीन लॉज का स्टेटमेंट, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट पढ़ लिया, और एक इसके बेसिस पर कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। किस तरीके के रीजनिंग, भाई रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल देता हूँ, ये पढ़ना भी एज इट इज, इसका रीजन अपन को बताना पड़ेगा, जो मैं चीज अभी बता रहा था। आप जब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हो, जैसे बीआरटीएस में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तब मान लो कि तुम लोग खड़े हो, किसी पोल को, उस बस के अंदर जो पोल है उसको लेके खड़े हो, ठीक है, पकड़े खड़े हो। तो तुमने देखा होगा कि जब भी बस मूव करना स्टार्ट करती है, मींस चलना स्टार्ट होती है, तो आपको एक पीछे की डायरेक्शन में धक्का लगता है, जो पीछे की तरफ गिरते हो आप लगता है। और फिर एक और एग्जांपल इस तरीके का कि जब बस वापस रुकने जाती है, जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, तब आप आगे की डायरेक्शन में फॉल होते हो। तो ऐसा क्यों होता है, उसका जो वजह है वो इनर्शिया है। समझ में आई बात, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करना चाहती है, जब आपने बस के पोल को खड़ा पकड़ रखा था और बस मूव नहीं कर रही है, तब आपकी बॉडी किस पोजीशन में है, रेस्ट में, इस पोजीशन में है। तो रेस्ट पोजीशन में तो किसका इनर्शिया शो करेगी, रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करेगी ना, कि नहीं भाई मेरी बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन बस ने क्या कर दिया, एकदम से मूव कर दी, मतलब मूव करने लग गई। तो इसीलिए आपकी बॉडी को क्या लगता है उस समय, कि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, कि आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि बस तो मूवमेंट में आ गई लेकिन मैं मूव नहीं करना चाहता। तो इसीलिए आप एकदम से फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होते हो। समझ में आ गई बात। चलो मैं इसको, इस पर मैं वापस आऊंगा, अभी थोड़ा टॉपिक से बाहर डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी सिर्फ इनर्शिया का मतलब याद रखो कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जो स्टेट है, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, कि अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करता है। तो उसी रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब समझ में आ गया, यस सर। चलो अभी नेक्स्ट थोड़ा स्टेटमेंट पे काम कर लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट क्या है सर। लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट ये है, सिंपल सा नॉर्मल लैंग्वेज में अपने को बोल रहा हूँ कि, हाँ बोलो सर, आपने एम लिखा है कि डबल एन लिखा है इनर्शिया में? कहाँ पर, इनर्शिया में? इनर्शिया का स्पेलिंग ये होता है INRTIA, ठीक है। बुक्स में देखोगे मिल जाएगा सब कुछ। देखो इधर नेक्स्ट,
अभी सिंपल लैंग्वेज में इसका स्टेटमेंट बताओ। अभी स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ मोशन का कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉर्मल बीइंग ये बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको एक बुक मिली हुई है उसमें की, ठीक है, उसमें आपको एज इट इज सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जो मैं जैसे बोल रहा हूं तरीके से। कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ उसकी लैंग्वेज ज्यादा हेवी लग रही तो वो मैं लिख पा रहा हूं, समझ में आई बात। बट आपको साथ साथ मैं अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, उनको के 2 क्वेश्चन लिखूंगा, उसके अंदर आपके नोट्स भी बन जाएंगे और वो क्वेश्चन एडिटेड एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकता है कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गई बात। अब इसके बेसिस पे रीजनिंग करने जरूरी है, ठीक है। अब मैंने जैसे इनर्शिया बताया था, तो इनर्शिया यहाँ पे मेनली अपन को इनर्शिया पढ़ना है, 2 टाइप के इनर्शिया। सबसे पहला पढ़ना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये 2 क्वेश्चन ही, ये 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका जो टीचर है ना पेपर बनाएगा, वो पेपर में बताया क्या देगा, स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसमें यही है स्टेटमेंट और रीजनिंग क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं है कि भाई ये जो कंडीशन देती है उसका रीजन बताओ। तो उसने बोल दिया कि स्टेट द लॉ ऑफ मोशन या स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसमें बता एक रीजनिंग क्वेश्चन डाल दिया जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। बस वाला जो एग्जांपल दिया था वो क्वेश्चन आपको जैसे इट इज आपको याद करना है, क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। समझ में आ गई बात। उसके बाद एक कारपेट वाला क्वेश्चन और है, भाई आपकी मम्मा जो होती है, जब बड़ा सा कारपेट आपके घर में बिछा रहता है, ठीक है, और कारपेट काफी टाइम से पड़ा हुआ, तो मम्मा ने सोचा कि चलो साफ कर देते हैं इसको। तो मम्मा क्या करती है, उसको या तो झटके की ऐसे जोर से पकड़ के एक बार बाहर झटकती, तो तुमने देखा होगा बहुत सारी धूल बाहर आ जाती है। वो धूल बाहर कैसे आ गई? या फिर ऐसा भी किया जाता है कि मम्मी ने पकड़ रखा है, उसको पहले किसी वायर पे डाल दिया और फिर लकड़ी मारी, थोड़ा मोटा होगा तो लकड़ी मारी, तो लकड़ी मारने से क्या हुआ कि बहुत सारी धूल नीचे गिर गई। ऐसा क्यों हुआ कि वो धूल नीचे कैसे गिरी, ये आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इनर्शिया के क्वेश्चन, ठीक है, इनर्शिया बेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन के क्वेश्चन। समझ में आएगी बात। चलो आज का होमवर्क लिखो फटाफट से।
सर आ गया और है नहीं, बस आज इतना ही, ठीक है। हाँ, अभी बंद क्या कर रहे हो, अभी टाइम बाकी है। हाँ, तो क्या हो गया? चलो, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ मोशन जो है वो गैलीलियो गैलीली ने किया था, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बस याद करने की जरूरत नहीं है कि स्पेशली उसको याद करने बैठो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टेटमेंट याद रखना है और उससे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, जो देखो, बोलो नोट बंद कर दीजिए। क्या आप एक बात बताओ, अगर मैं अर्थ पर ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ में, मतलब जैसे एक बॉल को मैंने क्या किया, किक मारी, ठीक है, बॉल को मैंने, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बॉल चलता ही जाएगा? नो सर। चलता जाएगा। नो सर। और अगर यही चीज मैं आउटर स्पेस में जाके करूं, चलता चलता ही जाएगा। चलता ही जाएगा। तो गैलीलियो ने भी कुछ इस एक्सपेरिमेंट की तरह, जो मैंने बोला ना स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट, वो अगर अर्थ पे तुम देखोगे तो पॉसिबल नहीं है। इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को कंटिन्यू, मींस कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट पे ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगा। गैलीलियो ने ऐसे बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने इसके लिए डिस्क्राइब किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। कंटिन्यू रखना चाहता है मींस किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में ही रहेगा मतलब। फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है, तो वो उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर। किसी ऑब्जेक्ट का शेप, पर्टिकुलर शेप आपको उसने उसका है तो वो शेप कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने सारी आइडियल कंडीशन बता दी कि ये ऐसा होता ही रहेगा, पर कब तक, कब तक होता ही रहेगा, कब तक होता रहेगा? जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हो। तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली बताया, कहां पर? अर्थ पर। हालांकि अर्थ पे ऐसी आइडियल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करवा रहे हो, मोशन वाली तो आइडियल कंडीशन है। रेस्ट में है, चलो ठीक है, रेस्ट में तो रेस्ट में, मैंने मानकर एक जगह रख दिया तो उसको फोर्स मत लगाओ, वो कंटिन्यूअसली उसी जगह पे पड़ा रहेगा। लेकिन मोशन वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने मोशन करवा दिया और वो कंटिन्यूअसली सालों साल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन ही करता जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक तो फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, फिर उसके बाद एयर रेजिस्टेंस आ गया कि एयर भी क्या करेगी, किसी बॉल को भी अगर ग्राउंड पर अपन शॉट मारते हैं तो वो कंटिन्यूअसली थोड़ी देर चलने के बाद में रुक जाती है, क्यों? एयर फ्रिक्शन की वजह से, और दूसरा गैस के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। समझ में आ गई बात? लेकिन फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 रैंप बनाए, ठीक है, और वो रैंप बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस बनाए। इस तरीके से बनाए कि उनका जो फ्रिक्शन था उस रैंप का, वो रैंप को जिस तरीके से थे कि उनका जो स्लाइड, जो स्लोप था, उस स्लोप के ऊपर के रेजिस्टेंस कितना था, फ्रिक्शन कितना था, नियर बाय 0। तब जाके वो एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो अपना लॉ दे तो देता है, लेकिन उसको फिर दूसरे सेंटेंस के सामने वो प्रूव करना होता है। तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के साथ में प्रूव किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस क्लास खत्म हो गई। अगर आपको कोई नेक्स्ट लेक्चर है तो वो लिंक ज्वाइन कर लो। बाय सर। बाय बाय।